हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में, हमारे इस चैप्टर के वन शॉट में, हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मेरे जितने भी चैप्टर्स, मतलब जो हमारे बोर्ड्स में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, उसमें से अब सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर्स पेंडिंग है जिसके वन शॉट्स आने हैं। एक जो अभी चल रहा है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा जो है आपका सेमीकंडक्टर्स। ये दो चैप्टर्स के वन शॉट पेंडिंग है, तो एक तो आज आ रहा है और एक जो वन शॉट होगा वो नेक्स्ट संडे, यानी कि अभी आपका ईएम वेव्स हो रहा है, नेक्स्ट संडे आपका सेमीकंडक्टर्स होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ईएम वेव्स जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा एक चैप्टर है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से 3 मार्क्स के आसपास का आपका बोर्ड्स में आ रहा होगा। एक तो ये 3 मार्क्स का वेटेज है, और सबसे बड़ी बात है कि यार बहुत इजी है, हमें पता है जो अभी हम पढ़ लेंगे ना इस वन शॉट में, तो उधर से ही आपका क्वेश्चन अराइज होना है, उधर से ही आपका क्वेश्चन बनना है। क्या क्या पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको इस पेज पे एक बार बता दूंगा कि हमें यहां पर पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद जो है ना फिर हम वन शॉट को स्टार्ट कर रहे होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही चीज बताना है मैंने, वो ये है बच्चे कि यार अगर आप में से कोई भी बच्चा है जिसको मेरे प्लस क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो आप वीकेआरबी कोड यूज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको मैं एक बात बता दूं बच्चे कि ये 23 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा PYQs करा रहे होंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बच्चे पार्टी। अब सारे लोग जो है इसको एनरोल कर सकते हैं, वीके आर्मी कोड यूज करके आपको सीधा सीधा 25% ऑफ मिलेगा। ये रही आपकी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो ईएम वेव्स आप मेरे साथ यहां पर वन शॉट के फॉर्म में कर रहे होंगे, इसी ईएम वेव्स के बेस्ट डायमंड क्वेश्चंस, इसी ईएम वेव्स के बेस्ट डायमंड क्वेश्चंस की जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज आपने ये कर लिया, कल मंडे इसका वो क्लास होगा। लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिएगा, कोड वीके आर्मी डालिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जरूर ज्वाइन करिएगा। खुद तो ज्वाइन करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये डिटेल है, इसको एक बार नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमसे पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शब्द है, इसके बारे में भी पूछेगा मुझसे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसके बारे में भी पूछेगा मुझसे। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट से। चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट से। जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के जस्ट बाद हम लोग सीधा सीधा चल रहे होंगे आपका मैक्सवेल्स के इक्वेशंस की तरफ। मैक्सवेल जो है ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ 4 इक्वेशंस देता है हमें, और उन्हीं चारों इक्वेशंस, कुछ हमने पढ़ रखे हैं, एक आध ये अब नया दे देगा, ठीक है ना। उन्हीं चारों इक्वेशंस के हिसाब से हमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म समझ में आ जाएगी। जैसे ही मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ चलेंगे, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब हम यहां पर जान रहे होंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी अब हमारा हो गया। तो इसके बाद
अब यहां पर अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही आ जाती है कुछ 3-4 चीजें, जैसे आपका एनर्जी डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये जो वेव है इसकी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, उसके बाद इसी वेव की इंटेंसिटी, ठीक है ना, उसके बाद इस वेव का मोमेंटम, इस वेव का मोमेंटम, ठीक है ना, उसके बाद प्रेशर, ठीक है ना। तो ये आपका हमें पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में। उसके बाद जिसके ऊपर पिछले अगर देखा जाए तो ट्रेंड में पिछले 20 साल में कम से कम 17 साल या 18 साल इस एक टॉपिक के ऊपर 3 मार्कर क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है बच्चे? दिस इज electromagnetic spectrum. So this is all which we will be studying in this whole chapter. नोट डाउन करिए, वन बाय वन टॉपिक से बढ़ते हैं। पानी का बोतल अपने पास रखिएगा और साथ ही साथ में जो है ना एक कॉपी और एक पेन आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो जो भी मैं यहां पर बोलूंगा उसको आपको लिखना भी पड़ेगा और वो आपको काफी हेल्प भी कर रहा होगा। यस गाइस, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह। सो शुरुआत करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ। भैया एक दो लाइनें लिखवानी है। इसी से पहले आपने ईएमआई वाला चैप्टर पढ़ा मेरे साथ, और ईएमआई वाले चैप्टर में फराडेस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बोला था कि सर जब भी किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा। उस स्टेटमेंट को यहां लिखते हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर मैक्सवेल क्या क्वेश्चन अराइज करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ये होता क्या है, ये पूरा हम यहां पर जान रहे होंगे। सो स्टेटमेंट फराडे की क्या है बच्चा? फराडे की स्टेटमेंट क्या है सर? ये आपका पढ़ा था हमने, ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, सही है, ये तो हमने पढ़ा था। ये बोलता क्या है कि सर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड produces change in electric field, या produces electric field बोल लो आप नॉर्मली। भैया एक बात बताओ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो आपका ईएमएफ क्या होता है? ई डॉट डीएल नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया चाहे ई डॉट डीएल बोल लो। सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैक्सवेल कहते हैं सर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उल्टा करके देखें एक बारी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या बोलता है, अगर मैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करूं तो क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? क्वेश्चन क्या था इसका? क्वेश्चन क्या था बच्चे इसका? कह रहा सर change in electric field produces magnetic field। ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट अराइज होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसे, मैं समझाता हूं। इसने एक कैपेसिटर प्लेट लिया, कैपेसिटर प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आपको पता है कि कैपेसिटर प्लेट का मतलब क्या हो गया? दो कंडक्टर्स ही है एक हिसाब से, है ना? इस तरीके से लिया, बैटरी से कनेक्ट किया। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जहां चिपक गया या इलेक्ट्रॉन्स जाके जहां चिपक गए
तो उसी को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया। तो भैया ये आपका पॉजिटिव बनता जा रहा है और ये आपका नेगेटिव बनता जा रहा है। यस और नॉट, इज इट पॉसिबल? ये बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पे चिपकता जा रहा है, ये पॉजिटिव बनता जा रहा है, ये नेगेटिव बनता जा रहा है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बच्चे, यहां पर तो चार्ज फ्लो कर रहा है वायर में, तभी हम करंट बोलते हैं, और उस करंट को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। यहां पर तो वायर में तो चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज के फ्लो की वजह से करंट भी होता है, विच इज कंडक्शन करंट। लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है जी, कैपेसिटर प्लेट के बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता। भैया एक चीज और हो रही थी, यहां पर पहले एक सिंगल चार्ज था, फिर बढ़ गया, फिर चार्ज बढ़ता गया, फुली चार्ज होने के बाद तो स्टेडी स्टेट आ गया। बट जब तक ये चार्ज हो रहा था तो इसके बीच में टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था? मुझे ये बताइए। जब तक ये चार्ज हो रहा था, चार्ज एक हिसाब से क्या हो रहा था? वेरी कर रहा था। समय अनुसार चार्ज बढ़ता जा रहा था, समय अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इस कैपेसिटर प्लेट के बाहर आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, वायर में चार्ज फ्लो करता है तो करंट भी फ्लो करता है, और उसी करंट को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। बात सही है। प्लेट के अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि प्लेट चार्ज हो रहे हैं तो वहां पर चार्ज के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में होती है और वो वेरी भी कर रही है समय अनुसार। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? चेंजिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है भैया? दिस इज योर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है यार, बात तो सही है आपकी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, उसके लिए इसने दो तीन चीजें ली। इसने क्या किया? एक ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया। एक ए पॉइंट लिया और एक बी। ए इज दी वो आपका प्लेट्स के बाहर वाला पॉइंट और बी प्लेट्स के अंदर वाला पॉइंट। इधर ए पॉइंट लिया और इधर बी पॉइंट लिया। यहां पर एक नीडल रखा, यहां पर एक नीडल रखा और यहां पर भी एक नीडल रखा, सेम नीडल। ठीक है ना, सेम नीडल रखा। ए पॉइंट पर देखा, नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। ए पॉइंट पर देखा तो वो जो मैग्नेटिक नीडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया। भैया हमारा ए पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है जी, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, हमें क्या समझ में आया? हमें क्या चीज समझ में आती है? एक ही चीज समझ में आती है भैया कि वहां पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो उसने नीडल को डिफ्लेक्ट कराया। और ये तो हमें पता ही है ना, दैट करंट कैरिंग वायर, if a current is flowing in a wire, it produces magnetic field, और current carrying wire produces magnetic field across it। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक नीडल रखा, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। सही है भैया। अब तक क्योंकि प्लेट्स के बीच में चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट है ही नहीं। बट स्टिल जब नीडल रखा तो वो नीडल डिफ्लेक्ट भी हुआ, उतना ही डिफ्लेक्ट हुआ जितना ए पॉइंट पर डिफ्लेक्ट हुआ। बात को समझने की कोशिश करना, गौर करना इस बात पे। ए पॉइंट पर नीडल रखा, नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। अब बी पॉइंट पर जब नीडल रखा गया तो वो नीडल डिफ्लेक्ट भी हो गया, और वो उतना ही डिफ्लेक्ट हुआ जितना उस ए पॉइंट पर डिफ्लेक्ट होता है। यहां से ये बात समझ में आती है कि एट पॉइंट बी देयर इज मैग्नेटिक फील्ड सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। इसका मतलब बी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। बी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। एक मिनट, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट होना जरूरी है भैया। चेंज वो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या कह रहे हैं, समझना बात को। आप कह रहे हैं सर एट बी करंट इज जीरो, अकॉर्डिंग टू यू
एट पॉइंट बी करंट इज 0। आप कह रहे हैं सर बी पॉइंट पे करंट 0 है, बट एट पॉइंट बी जय माता दी, there is some magnetic field. At point B current is 0, but at point B there is some magnetic field, same as at point A, same as at point A। कितना है? उतना ही जितना A पॉइंट पर है। भैया B पॉइंट पर करंट 0 है, लेकिन B पॉइंट पर देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही जितना A पॉइंट पर है। हाउ इज इट पॉसिबल? करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यार, इधर करंट है ही नहीं। तो इसने ना क्या बोला लोगों को कि सर, इसने ये स्टेटमेंट बोला कि सर ये चेंज इन मैग्नेटिक, देखो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसने बोला चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसने ये स्टेटमेंट पास करी कि सर देयरफॉर change in electric field produces magnetic field, time varying electric field produces magnetic field। सही है। जब ये लोगों के पास पहुंचा तो लोग माने ही नहीं इस बात को, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही था कि whenever there will be current passing through a wire there is a magnetic field across it। करंट नहीं है बी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? इसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि भैया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था समय अनुसार, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा था, बट लोग इस बात को नहीं माने। तो जब लोग इस बात को नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं किए, तो इसने अपनी चीज को आगे चेंज किया, इसने अपनी बात को आगे चेंज किया। इसने कहा तुम्हें करंट ही चाहिए ना, अभी देता हूं। इसने कहा तुम्हें करंट ही चाहिए ना, यहां तक नोट कर लेना एक बारी, यहां तक नोट कर लेना एक बारी। इसने कहा भैया तुम्हें करंट ही चाहिए ना, अभी देता हूं। तो इसने कहा सर in between plates there is a type of current known as which is due to change इन मैग्नेटिक फील्ड बोलो चाहे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। कह रहा है सर, आप कह रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तभी बनता है जब करंट होगा। बोल रहा है बी पॉइंट पर भी करंट है, लेकिन वो करंट जो है वो आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नॉट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लोगों ने कहा भाई आज तक सुना कि चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, अब प्लेट्स के बीच में चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब जब प्लेट्स के बीच में चार्ज का फ्लो ही नहीं है तो करंट कहां से आया? और तुम कह रहे हो करंट है, ये कह रहे है पर ये करंट चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं है, ये करंट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ठीक है, बात समझ में आती है? एम्पेयर भैया बीच में चलाक मारते, बोले अच्छा तुम कुछ भी बोलोगे हम तुम्हारी बात मान लेंगे। एम्पेयर भैया को इन्होंने आवाज दिया, बोले रुक जाओ भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए खुद ही खड्डा खोद दो। बोले नहीं, एम्पेयर का बहुत बड़ा नाम है भाई। बोला ऐसे कैसे, तुम कुछ भी बोल दोगे भाई मेरे ऊपर तुम? तो इसने कहा रुको भाई रुको, इसने कहा जरा रुक जाओ, एम्पेयर को भी छीलते हैं। अभी ये एम्पेयर को छीलने लग गए। अब कैसे, जरा बात समझाते हैं। भैया एम्पेयर ने अपना एक लॉ लिया था, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, चैप्टर 4 में अगर आपको याद हो, जिस लॉ के तहत ये हमसे क्या कहते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अक्रॉस द लूप। सही है। इन्होंने एम्पेयर साहब को कहा, एम्पेयर साहब आप कह रहे हैं ये बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर द होल सर्किट है। हाँ भैया बिल्कुल सर,
सही है। एट पॉइंट ए बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बिल्कुल सही, एम्पेयर कह रहा, वही तो कह रहा हूं। बोले रुक जा 2 मिनट। बोल रहा है एट पॉइंट बी बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज करंट इज 0। आपके अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना भाई। आप कह रहे हो सर, ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एम्पेयर। मैक्सवेल नहीं कह रहे। मैक्सवेल तो कह रहे हैं भाई तुम मेरी बात सुन लेते, सुनी नहीं। तो कह रहा यदि एम्पेयर कहता है कि करंट आपका चार्ज की वजह से ही है, चार्ज के फ्लो की वजह से, तो ए पॉइंट पर तो एम्पेयर लॉ वैलिड है, बट बी पॉइंट पर बी डॉट डीएल आपका म्यू नॉट आई हो ही नहीं सकता। जब करंट ही 0 है तो बी डॉट डीएल भी 0 है, और यदि बी डॉट डीएल 0 है, दिस सिंपली मींस, इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होना चाहिए। अब या तो एम्पेयर गलत है या एक्सपेरिमेंट गलत है, कुछ तो सही भाई। एक्सपेरिमेंट तो गलत हो नहीं सकता। अगर नीडल रखा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, ठीक है ना। और एम्पेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उन्होंने कहा भैया बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई है, यदि आई 0 है तो बी भी 0 होना चाहिए। बात ही समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं भी अपना माता ऐसे कर रहा हूं, तुम भी अपने बाल खुजाओ, और समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। तो यहां पर जब इस बात को आगे लेकर चल रहे थे, तो हमें धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ तो झोल है। तो यहां पर मैक्सवेल ने कहा रुकिए भाई, हम आपको एम्पेयर का एक मॉडिफाइड लॉ देते हैं, बिकॉज एम्पेयर्स लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट। मानी आधा तो सही है, लेकिन आधे पॉइंट पे वो कंसिस्टेंट ही नहीं है, उसका 0 हो गया, तो फिर बात गलत हो गई। तो एम्पेयर ने, सॉरी मैक्सवेल ने यहां पर क्या बोला? मैक्सवेल कहते हैं, इसको नोट कर लिया होगा शायद, अगर आप नोट करेंगे तो नोट कर लीजिएगा ये। तो मैक्सवेल क्या बोलते हैं? मैक्सवेल बोलते हैं एम्पेयर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। मैक्सवेल कहते हैं एम्पेयर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा है तो सही क्या है? तो मैक्सवेल ने कहा आइए मॉडिफाइड लॉ देते हैं आपको एम्पेयर्स का, मॉडिफाइड लॉ ऑफ एम्पेयर। एम्पेयर्स का मॉडिफाइड लॉ देते हैं। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा सर बी डॉट डीएल, इन्होंने कहा सर बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। वॉट? ये क्या है? इसको जस्टिफाई करते हुए मैक्सवेल बोलते हैं एट पॉइंट ए आई सी, सॉरी आई डी इज 0 एंड आई इज आई सी। नहीं समझे भैया? आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि IC is conduction current which is due to the flow of charge in the wire, but ID is displacement current which is due to the time varying electric field in between the plates. और क्योंकि A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, तो I is IC, therefore B dot DL is equals to म्यू नॉट I, और IC आपकी मर्जी। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप के तहत इसने बोला एट पॉइंट बी, दूसरे स्टेप के तहत बोलते हैं भैया एट पॉइंट बी IC इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, तो I इज इक्वल्स टू ID, सो I इज इक्वल्स टू ID, therefore B dot DL is equals to mu naught into I। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं तो लेफ्ट लेफ्ट सही है, तो I इधर IC है, I उधर ID है, तो इस अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका
IC शुड बी इक्वल टू ID। हाउ? हाउ? इसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए। मैक्सवेल ने बोला एम्पेयर को, भैया तुम्हारा लॉ इनकंसिस्टेंट है, आधी जगह पर सही है तो आधी जगह पर गलत है। बोले कैसे? बोले ए पॉइंट पर जो करंट चार्ज के फ्लो की वजह से है उसको कंडक्शन करंट बोलेंगे, तो आपका जो बी डॉट डीएल है वो ए पॉइंट पर चार्ज के फ्लो की वजह से है। बट वहीं पर बी पॉइंट पर आपका कंडक्शन करंट जीरो है, लेकिन कुछ करंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि नीडल भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बी पॉइंट पर जो करंट है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया, उसका कारण टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाद में बोलता है आईसीआईडी के बराबर। हाउ? ये मैं अभी प्रूफ कराऊंगा कि आईसीआईडी के बराबर कैसे हो गया। प्लीज नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या और उसका क्या फॉर्मूला है उसके बारे में जरा जानते हैं। फाइनली आईडी डायमेंशनली अगर देखा जाए तो इसको कुछ इस तरीके से नाम दिया गया, आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। क्योंकि ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो इसलिए आपका आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और अगर आपको इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप इसका कि सर इन बिटवीन प्लेट्स there is a type of current in between plates, there is a type of current in between plates, there is a type of current which is due to time varying electric field। which is due to time varying electric field, which is due to time varying electric field। I hope this is very clear। बात तो सही है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कहा ID इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है ID इज इक्वल्स टू IC, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कहा सर ID इज इक्वल्स टू IC, तो भैया ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी बोला आपने। मैंने कहा ठीक बात है, ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। सर फाई क्या होता है? E इंटू ए होता है, तो आई विल से ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए। इन बिटवीन प्लेट्स दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सॉरी दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं इसको। क्या ले लेते हैं इसको? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इन बिटवीन प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्यू बाई ए इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, इसका मतलब अगर आप गौर से देखोगे, होल्ड करना एक मिनट बच्चों। एक तो ये हमारा टीवी का, ओहो ओहो, एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई गेस अभी ठीक है सब कुछ। हाँ अभी सब कुछ ठीक है। ओके, सो मैंने बोला आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई ए, ठीक है। ठंड का मौसम है बट थोड़ी देर थोड़ा सा एसी ऑन कर देंगे यार, क्योंकि काफी ज्यादा पसीने पसीने हो गए। अब लाइट्स इतनी ज्यादा होती है ना, सोच के देखो नवंबर एंड में भी
एसी ऑन कर रहा हूं मैं, खैर। तो ये ऐसा हो गया। सो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई की जगह इट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। सर ए से ए कटा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटा, सो आई डी इज डी क्यू बाई डी टी। यार डी क्यू बाई डी टी तो करंट होता है चार्ज के फ्लो की वजह से, और चार्ज के फ्लो की वजह से करंट को इधर कंडक्शन करंट बोलते हैं। सो देयरफॉर आई डी इज इक्वल्स टू आई सी, बिकॉज आई सी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। Hence proved that ID is equals to IC। तो ID IC के बराबर क्या हो गया और Q हो गया, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है ये मैंने लिख दिया। प्लीज इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट तो अपना यहीं पर क्लियर हो जाता है, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद ही हमें यहां पर मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन मिलते हैं टू एक्सप्लेन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, current, the electricity and magnetism. So Maxwell's 4 equations. To explain electricity and magnetism. सबसे पहला Gauss law of electricity या Gauss law in electricity क्या बोलते हैं? E dot ds for any closed surface is Q by epsilon naught, राइट है जी, ये तो पढ़ रखा है आपने। दूसरे को ये कहते हैं Gauss law in magnetism। और इसमें इन्होंने क्या बोला? B डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0, है ना? बिल्कुल सर। तीसरा इन्होंने बोला फराडे लॉ, जिसमें ये क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, या बाद में ये बोलते हैं सर ई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट डी एस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है भैया? बात समझ में आ रही है? बात तो सही है सर। और फोर्थ ये देते हैं एम्पेयर्स मॉडिफाइड लॉ, और इसके तहत इन्होंने क्या बोला? दैट बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोज सर्किट इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और आई कैन से बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये 4 ऐसे इक्वेशंस है जिनको आपको याद करना रहेगा, याद करना भी पड़ेगा। पेपर में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सवेल्स के इन 4 इक्वेशंस के ऊपर, और आपको आंसर करना रह सकता है। सो प्लीज राइट डाउन दीज इक्वेशंस।
हाँ जी बच्चे, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चले आगे। अब जो मैंने आपको बोला, अब जो मैंने आपको कही यहां पर, सो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हो गए, चैप्टर मैंने कही थी छोटा चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास ईएम वेव्स रहता है, उसके बाद हमारे पास ईएम वेव्स रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसा होता है, बट पहले हम ये करेंगे एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब करेंगे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले यार यहां पर हम करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है? मतलब प्लेट्स के बीच में एनर्जी होती है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, सही है भैया, ये तो एनर्जी है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये स्मॉल यू ले रहा हूं मैं, सो स्मॉल यू इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1/2। अच्छा, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये भी ठीक है। वी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी इज ई इंटू डी, है ना, या ई इंटू एल, एक ही बात है, यही तो होता है भाई, ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी, तो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है जी। और वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, एडी, ठीक है सर, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। दिस सिंपली मीन्स यू आ गया आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए डी स्क्वायर। सर ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, ए से ए। अच्छा, ये लिखवाने की जरूरत है नहीं, बट मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, दैट यू इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी होती है। फॉर्मूला का नीड है इसलिए मैं करवा दे रहा हूं। सो हियर वी गो, यहां पर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, UB, which is B नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, या फिर हाफ B नॉट, या फिर हाफ B स्क्वायर बाय B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, या फिर हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये आपका ऐसे है, ठीक है ना। अब मुझे इसी के साथ खेल खेलना है, यही सब चीजें करनी है, ठीक है ना। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चे, U, ये UE प्लस UB, है ना। इसका मतलब ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है जी। ये एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, प्रूव दैट यूबी इज इक्वल्स टू यूई। असल में ईएम वेव्स अभी पढ़ेंगे, ईएम वेव्स क्या है, पर वेव तो पता ही है, जब वेव ट्रैवल करती है ना, तो वहां पर जो एनर्जी है उसके पास, वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और आधी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में शेयर करता है वो। तो इसका मतलब यूई यूबी के बराबर है। कैसे है उसको प्रूव करना है, पहले यहां तक नोट करो, अगले पेज पे बताऊंगा यूई इज इक्वल्स टू यूबी, देन हाउ, इफ यू इज इक्वल्स टू यूबी देन हाउ। सुनाओ सुनाओ, यहां तक तो मैंने कर ही लिया, दैट यूई क्या है, यूबी क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, सर सर
प्रूव दैट UE इज इक्वल्स टू यूबी। प्रूफ करिए दैट UE इज इक्वल्स टू यूबी। यही प्रूफ करना है आपने, UE यूबी के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? पहले देखो, UE क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, सही है ना? सॉरी, ई स्क्वायर, ऐसा आपने लिखा। और UB क्या है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है कि इसको प्रूफ करने से पहले हमें EM वेव्स पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है ना? हमें EM वेव्स पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है? आइए पढ़ लेते हैं, ये बाद में भी पढ़ना, क्योंकि इसमें ऐसे एक दो टर्म्स है जो कि आपको समझने पड़ेंगे जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जान लेंगे। तो भैया ये जो EM वेव्स है ये क्या है? मैक्सवेल की बात जानी आपने? मैक्सवेल ने क्या बोला? जैसे फराडे वाली बात उसने रिपीट करी कि सर टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था भैया। टाइम अनुसार, समय अनुसार रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस, ड्यू टू दैट देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। पहले क्या बोला? टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में बोला टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बाद में क्या बोला? टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां पर लिखवा ही देते हैं ना, मैक्सवेल की बात क्या बोली उसने, लिखवा देता हूं। उसने बोला सर टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में बोलता है सर टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बाद में बोलता है सर टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू मैक्सवेल ने यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं और वे आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इन्होंने बताया। ईएम वेव्स के बारे में पूरा अलग पेज पे जानेंगे, सोर्स क्या है क्या नहीं है, बट सबसे पहले पहले इसने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे। सो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन Maxwell proved that electric field and magnetic field are perpendicular to each other in EM waves and shows wave properties। मतलब क्या है इस बात का, अभी समझाते। नोट कर लो इस बात का क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूं। प्लीज नोट दिस डाउन, इस बात का क्या मतलब है मैं जस्ट अभी आपको समझाता हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। नोट कर लो इस बात का क्या मतलब है, फिर समझाता हूं आपको। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना। ईएम वेव्स, मैक्सवेल ने कैसा बोला? बोला सर
एक वेव है, बोला सर एक वेव है जिसमें जिसमें ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वो उस वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। पहले जरा डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। बोला सर एक वेव है, ठीक है ना, अभी समझाते हैं जरा आपको। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड है। ये समझाता हूं क्या मतलब है इसका, ये लाइंस का क्या मतलब है, अभी समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? वो ये कह रहा है बच्चे कि सर एक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओसिलेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक वेव बनती है जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। The oscillating electric and magnetic field mutually perpendicular, देख पा रहे हो आप, समझ में आ रही है बात? तो इन्होंने क्या बोला कि सर एक वेव है, इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे अभी हम। इस वेव को अगर जानते हैं तो क्या मतलब है, इस वेव का मतलब है कि when there is oscillating electric and magnetic field both perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the propagation of that wave as well. Electromagnetic wave is a type of wave in which oscillating electric field and magnetic field are perpendicular to each other and to the direction of that wave. Oscillating electric field and magnetic field mutually perpendicular and perpendicular to the direction of wave propagation and perpendicular to the direction of wave propagation and perpendicular to the direction of wave propagation. बात समझ में आ रही है? I hope so. And perpendicular to the direction of wave propagation. This is EM wave. This is EM wave. बोला सर डायरेक्शन ऑफ वेव
is given by E cross B. बोला सर, डायरेक्शन ऑफ EM वेव इज गिवन बाय E क्रॉस B. EM वेव का जो डायरेक्शन है वो हमें मिलता है E क्रॉस B से. द डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाय E क्रॉस B. जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसने एक ऐसा बोला कि सर E जो है दैट इज E नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी जे कैप, एंड B इज B नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी के कैप. ये वेव की इक्वेशन है जो कि 11th क्लास से आती है. ज्यादा डीप में नहीं घुसना है आपने, सिर्फ ये इक्वेशन आपने लर्न कर लेनी है. इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर साइनोसॉइडली वेरिएंग विद टाइम. साइनोसॉइडली. बात समझ में आ रही है? एसी में आपने पढ़ा था ना. फिर क्योंकि साइनोसॉइडली तो हमें वहां पर फिर हमें ERMS की रिक्वायरमेंट पड़ती थी. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये जो E नॉट और B नॉट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ERMS BRMS भी होता होगा. सो EM वेव्स क्या है, समझ में आ गया? मानी देखो, आपको क्या है ना, आपको क्या पढ़ना है इसको तो पहले नोट कर लो एक बारी, फिर मैं आपको बताता हूं आगे. अभी आपको क्या करना है, आपको NCERT खोलनी है और वहां से प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स लिखने हैं. जैसे कि मैं बता रहा हूं, आप लिखते रहना बाद में साथ साथ. EM waves are the type of waves, yeah, EM wave is a type of wave which travel in space, require no material medium for its propagation. EM वेव को अपने ट्रैवल करने के लिए, अपने प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. बात समझ में आ रही है? EM वेव को अपने प्रोपगेशन के लिए किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है. ठीक बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. किसी और मीडियम की रिक्वायरमेंट, किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है. मतलब मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बट ये फ्री स्पेस में, वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगी, जरूरत नहीं है इसको. आई होप सो. दूसरा, ट्रांसवर्स नेचर का है. ट्रांसवर्स वेव है ना, ये ट्रांसवर्स वेव है ना, ये है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एज वेल. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एज वेल. आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल बच्चा. ठीक है ना. तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लेना. इट ट्रैवल्स इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है वैक्यूम में EM वेव्स. तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, पेपर में पूछ सकता है आपसे. अब ये जो वेव ट्रैवल कर रही है ना, इसके पास कुछ एनर्जी है भाई. ये जो वेव ट्रैवल कर रही है इसके पास कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी इज शेयरिंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इक्वली. That energy is sharing by electric field and magnetic field equally. UE, UB. समझ में आ गया? हमें प्रूफ करना that UE is equals to UB. सही है? As electric field and magnetic field are sinusoidally varying in space. तो भैया ये जब वेरी कर रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एवरेज की जरूरत पड़ेगी ना, हर एक पॉइंट पे अलग 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 अलग. Therefore, we replace E and B by ERMS and BRMS. इसीलिए UE बन गया आपका
1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, और यू भी बन गया, ओहो ये मैंने क्या लिख दिया, ये आपका बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये करेक्ट कर लेना भाई। सो यू भी आपका बन गया 1/2 BRMS स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ठीक है ना। ऑल्सो ERMS is E naught by root 2, BRMS is B naught by root 2। तो आप लोग therefore UE को आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर की जगह E naught by root 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, which means 1/4, root 2 का स्क्वायर is 2 only, which means 1/4 एप्सिलॉन नॉट E naught square. This is your UE. This is your UE. Similarly, also UB is equals to 1/2 BRMS की जगह B naught by root 2, B naught by root 2 का स्क्वायर divided by mu naught, or I can say UB is 1/4 B naught square by mu naught। तो आपको समझ में आ गया, यानी U is हाफ एप्सिलॉन नॉट ER स्क्वायर E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। UB is 1/2 B square by mu naught, 1/2 BRMS square by mu naught, or I can say 1/4 B naught square by mu naught। I hope this is very very clear to you all। मेरे हिसाब से तो ये कहानी आपको क्लियर है। If this is clear to you all, please बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि ये कहानी आपको क्लियर है तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, I hope so this is very very and very clear to you all। बच्चों बताइए बच्चा पाड़ी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक तो सब क्लियर हो ही गया, अब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं बचा। अब ये प्रूफ तो करना है ना दैट UE इज इक्वल्स टू UB, वो कैसे करेंगे, यहां तक नोट करो, अगले पेज पे चलते। सर UE इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने से पहले बच्चा एक चीज और जान लो। यहां पर चैप्टर 4 से अगर आप देखोगे तो आपने एक बार ही कहा था QVB इज इक्वल्स टू QE, QC Q कटा था तो VB इज इक्वल्स टू E। आपने कहा था चैप्टर 4 से दैट QVB इज इक्वल्स टू QE, तो यहां से आपने कहा था V इज इक्वल्स टू E/B, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए बोला था आपने। तो डायमेंशनली V इज E/B, ठीक है ना। यहां पर आप कह सकते हैं हेयर स्पीड ऑफ वेव इज E नॉट बाई B नॉट, यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर ERMS बाई BRMS, एक ही बात है, या फिर ERMS बाई BRMS। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है जी। और एक और चीज है, एक और चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 रेज टू द पावर -7। मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा डिवाइड 1/2, सो आई विल से 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई इतना, सही है। अगर देखा जाए तो इससे ये कट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 बाई 10 की पावर -7। और आई कैन से यहां से क्या मिलता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 16, क्योंकि 9 + 7 इज 16। और इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो।
सो आई कैन से, अगर मैं अंडर रूट कर दूं दोनों साइड को, तो ये आपका बनेगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10⁸। भैया 3 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ लाइट, और आई कैन से स्पीड ऑफ वेव, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला मिलता है, तो C चाहे आप E0/B0 बोलो, C चाहे आप 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बोलो, आपकी मर्जी, आपके पास। चाहे तो आप C को E0/B0 बोल दो, चाहे तो आप C को 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बोल दो। यहां तक नोट करो, थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर इस पेज में जो हमें प्रूफ करना था दैट U इज इक्वल्स टू UB, उसको करेंगे, बट पहले इसको नोट कर लो। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप लोग भी नोट करते रहिए। हाँ जी बचवाड़ी, प्लीज डू दिस। तो ये तो आपका हो ही गया, आई होप सो। मूविंग अहेड, बढ़ते हैं आगे। आपने कहा सर C इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सही है। ये तो तब था जब वैक्यूम की बात हो रही है। इफ EM wave is propagating in any other medium, तब आपका ये जो C हो जाएगा, तब आपका C की जगह V हो जाएगा। V इज 1/√μ0 की जगह म्यू, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन। आपको बता दूं, म्यू जो होता है वो μr/μ0 होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चैप्टर 4 से आता है, और ये सॉरी चैप्टर 5 से आता है ये वाला, और ये चैप्टर 1 से आता है। याद है रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, ये पता होना चाहिए ना। सो आई विल से V इज इक्वल्स टू 1/√μr/μ0 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं 1/√μr एप्सिलॉन r इंटू रूट में μ0 एप्सिलॉन नॉट। सर ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट को तो आप C बोलते हैं, सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू C/√μr एप्सिलॉन r। If this wave is traveling in any other medium, then speed of this wave is C/√μr एप्सिलॉन r. Then speed of this wave is C/√μr एप्सिलॉन r. ये प्लीज आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसलिए मैंने लिखवा दिया, क्योंकि अब कर ही रहे थे तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ में ही कंटिन्यूएशन में डाल देते हैं। क्योंकि कर ही रहे थे तो सोचा क्यों ना इसको भी साथ में कंटिन्यूएशन में ही डाल देते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या ये हो गया आप सभी बच्चों का? आई होप सो आपने कर लिया होगा। अब बढ़ेंगे UE इज इक्वल्स टू UB की तरफ, ठीक है ना। तो ये तो आपने कर लिया। अब E0² की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे? बिकॉज C इज इक्वल्स टू E0/B0, देयरफॉर E0 इज C इंटू B0। तो आपने कहा सर C इंटू B0 का स्क्वायर, और आई कैन से 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब C की जगह देखो B0² हो गया इंटू C², बिकॉज C इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो उसका स्क्वायर के लिए रूट हट जाएगा, उसके स्क्वायर के लिए तो रूट हट जाएगा। तो देयरफॉर ये बना 1/4 एप्सिलॉन नॉट B0², 1/ε0 μ0। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाता है, ये बनता है 1/4 B0²/μ0, which is UB, which is UB। तो UE से शुरुआत करी, UB पे फिनिश कर लिया, देयरफॉर UE इज इक्वल्स टू
यू बी हेंस प्रूव्ड। एनसीईआरटी में ये 3 नंबर का सवाल है और एक दो बार ही ये बोर्ड्स में भी सीधा सीधा पूछा गया है। प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी इन या ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू ईच अदर। प्रूव करिएगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। बताइएगा बच्चे, ये आप लोगों को क्लियर है जितना मुझे लग पा रहा है? हाँ जी बच्चा पार्टी, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? इज दिस क्लियर टू यू ऑल बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है यार। ये कहानी आप सभी को क्लियर होती है एंड आई एम ओके विद दैट। फाइन, ठीक है ना? अब अगर मैं आपको स्टार्टिंग पेज पे लेकर चलूं तो अब आप ईएम वेव्स भी पढ़ चुके हैं, आप एनर्जी डेंसिटी भी कर चुके हैं। इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट रहता है, मोमेंटम प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट रहता है और प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट रहता है। इंटेंसिटी, मोमेंटम एंड प्रेशर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए, बहुत बढ़िया, चले आगे जरा। क्योंकि वेव है तो उसके पास कुछ एनर्जी है, कुछ मोमेंटम है, कुछ इंटेंसिटी है, कुछ प्रेशर है। सो इंटेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव, बोल रहा मान लेते हैं स्पेस में ये ईएम वेव ट्रैवल कर रहा है, ये कुछ क्रॉस सेक्शन को ट्रैवल करता है। ए एरिया है मान लेते हैं, सी स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा, डेल्टा टी टाइम है तो सी डेल्टा टी टाइम, सी डेल्टा टी ट्रैवल करता है ये, है ना? सी डेल्टा टी ट्रैवल करता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है हमसे? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलता है एनर्जी, फॉर्मूला ही पूछेगा, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा, अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इंटेंसिटी इज एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। सर एक बात बताओ, U को आपने लिखा था एनर्जी डेंसिटी पर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो लिखा था। इसका मतलब एनर्जी किसके बराबर आया भैया? स्मॉल यू इंटू वॉल्यूम क्या आता है? एरिया इंटू लेंथ, माने सी डेल्टा टी। सही बोल रहा हूं? कोई गलत तो नहीं बोल रहा? एनर्जी की जगह तो आपको यही लिखना पड़ेगा, यू ए सी डेल्टा टी। यस और नॉट? सही है, ठीक है भैया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना मेरा, एनर्जी की जगह ये डालो, स्मॉल यू इंटू ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी अपॉन एरिया इंटू टाइम, बोले तो डेल्टा टी, है ना? यहां से, ठीक है बच्चे? तो सर एरिया से एरिया काटो, डेल्टा टी से डेल्टा टी काटो, तो इंटेंसिटी क्या मिला? यू इंटू सी। एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव, एक ही बात, इन वैक्यूम। ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। नॉर्मली अगर आपको यूनिट लिखना है तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर आपको यूनिट ही लिखना है सो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? ये इसका यूनिट। क्वेश्चंस के लिए इसका फॉर्मूला और भी पूछा जाता है। तो अक्सर अगर आप देखोगे तो इंटेंसिटी को देखिए, एनर्जी बाय टाइम इज पावर, तो इसको पावर बाय एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो इंटेंसिटी को आप लोग पावर बाय एरिया भी बोलते हैं, इसलिए याद रखना इसको, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भूल जाओ आप लोग। सो इंटेंसिटी को हम लोग पावर बाय एरिया भी बोलते हैं, अक्सर अक्सर हम इंटेंसिटी को पावर बाय एरिया भी बोलते हैं। आई बात समझ? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, है ना बच्चा पार्टी? ये कहानी समझ में आती है आपको? सो इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया।
सो इंटेंसिटी इज पावर बाय एरिया। सही है सर, ये भी बात सही है यार। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने एनर्जी डेंसिटी कर लिया, इंटेंसिटी कर लिया, अब बात आती है मोमेंटम की और प्रेशर की। अब बात आती है मोमेंटम की और प्रेशर की। मोमेंटम ऑफ एन ईएम वेव। देखिए, मान लेते हैं ये वेव है, किसी सरफेस पे टकरा रही है, तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो ये सरफेस परफेक्टली उस वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है, या ये टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। ईदर सरफेस इज परफेक्टली अब्जॉर्प्टिव और इट इज टोटली रिफ्लेक्टिव। सो इन दिस केस जो आपका मोमेंटम है बच्चे, ये u बाई सी, ये u बाई सी होता है फॉर टोटली एब्जॉर्प्शन, और यहां पर फॉर रिफ्लेक्टिव, फॉर टोटली रिफ्लेक्टेड, फॉर टोटली रिफ्लेक्टेड wave momentum is 2u by c. For totally reflected wave momentum is 2u by c. For totally reflected wave momentum is 2u by c. For totally reflected wave momentum is 2u by c. मेरी बात समझ में आ रही है? Totally reflected wave के लिए momentum is 2u by c. I hope this is very clear. For totally reflected wave momentum is 2u by c. मेरे हिसाब से तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है, and I hope so this is very clear to you. उसके बाद प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? प्रेशर एक्सर्टेड, दैट इज आईसी, आई गेस, ठीक है ना? देख लेना, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा यहां से देख लेता है, मैं यहां से मैं देख लेता है कि प्रेशर का फॉर्मूला दिया है कि नहीं दिया है। नहीं, दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, और ये आप लोगों को विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना? यहां तक तो आपने कर लिया, ठीक है ना? मैं इसको विजिबल कराऊंगा आपको अभी 2 मिनट में। ये तो आपने कर ही लिया, ठीक है ना? तो एक हिसाब से ये कहानियां यहां तक क्लियर हो जाती है, ठीक है ना? अगर मैं बिल्कुल शुरुआती वेव तक चलता हूं ना, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस चैप्टर में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रह जाता है। अभी इस पूरे चैप्टर में जो मेरा पेंडिंग चीज है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बाकी सब हो गया मेरा। नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है भैया? अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा लाइटिंग में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, लाइटिंग में चेंज करते हैं हम लोग। आई गेस अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया, शायद ये अभी आपको क्लियर हो गया। मेरा थोड़ा सा आप लोगों को काला दिखेगा, बट ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और छेड़खानी करूं तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुमको। अब शायद और अच्छे से क्लियर हो गया। राइट, नाउ दिस इज फाइन। अब ये बिल्कुल क्लियर है। मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, बट ये क्लियर होना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना? इसका क्लियर दिखना जरूरी है। ओहो, ओहो हो। अगर आप देख पा रहे होगे
तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम से दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको वहां पर भी दिखेगा बहुत अच्छे तरीके से। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्चुअली ये जो ईएम वेव्स है ना, ये जो ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, ये वेव्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेव्स होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स, जैसे कि आपका माइक्रोवेव्स, जैसे कि आपका एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारी रेज। अब ये जितने भी वेव्स है, इन सब का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। बात समझ में आ रही है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस parts or waves of the electromagnetic waves is known as electromagnetic spectrum। यदि आपको देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखता है। यदि आप देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा भैया, कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम आपको दिखता है। बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां पर आपने देखा होगा, देखो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इन सभी रेज का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यदि मैं आपको बताऊं, होल्ड करना जरा, इसको भी बड़ा कर ही देते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, यहां से बिल्कुल सीधा डिट्टो क्वेश्चन पूछता है आपसे, यहां से बिल्कुल सीधा डिट्टो क्वेश्चन पूछता है। वेव पूछ लेगा, उसका आपसे रेंज पूछ लेगा, होल्ड करना बच्चे, वेव पूछ लेगा, उसका आपसे रेंज पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लेगा, वेवलेंथ रेंज पूछ लेगा, यूज पूछ लेगा, प्रोडक्शन पूछ लेगा, या तो फिर यूज दे देगा, वेव पूछ लेगा, रेंज पूछ लेगा, मतलब कोई भी एक चीज दे देगा, बाकी सारी चीजें उसमें से आपसे पूछ लेगा। ये चीज आपसे यहां पर पूछेगा। कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। सो here we go, here we go। रेडियो वेव, बोला सर इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी खोलना है और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज भी देखना है, इसका वेवलेंथ रेंज भी देखना है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज भी देखना है और इसका वेवलेंथ रेंज भी देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो मैंने क्लास आपको बोली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूज कोड वीके आर्मी, यूज कोड वीके आर्मी टू एनरोल इन दैट क्लास। उस क्लास में करीब 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहने वाली है और सिर्फ ईएम वेव्स के क्वेश्चंस कराने वाले हैं उसमें। मतलब आपने वन शॉट कर लिया, मेरे साथ पूरा रिवाइज कर लिया। अब इसके बिहाफ पे सारे, मतलब शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक, छोटे से लेकर बड़े तक सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको यहां पर। बात समझ में आती? तो फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ लेगा, जैसे प्रोडक्शन में बोल रहे बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है ना, चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन कंडक्टिंग वायर्स में, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसका यूज बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि सर इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, इन सेल्यूलर फोन्स टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है ना,
ये सारे यूजेस आपको इसके लर्न करने पड़ेंगे, बिल्कुल एक एक, समझ रहे हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद देखो माइक्रोवेव बोल रहा है। माइक्रोवेव ओवन आपने सुना होगा ना, माइक्रोवेव ओवन, वहां पर इसका यूज होता है। यहां पर इसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है नोट्स में। आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो इसका वेवलेंथ रेंज भी दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने ये रेडियो वेव पढ़ा है, तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है इस वेव का, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इस वेव की। माइक्रोवेव देखो आपने प्रोडक्शन में, आप मेरे साथ पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कुछ सालों पहले, क्लिस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व से प्रोड्यूस होने वाली वेव कौन सी है, आप कह दोगे माइक्रोवेव। फिर वही पूछ लेगा उसी क्वेश्चन में, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ, वेवलेंथ रेंज बताओ, और इसका एक यूज भी बता दो। मानी प्रोडक्शन आपने जो पढ़ रखा है ये पूछ लेगा, ये दे देगा, और इसके भी आप पे बोलेगा वेव कौन सी है, वेवलेंथ रेंज बताओ, फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ, उसकी यूज बताओ। तो एक हिसाब से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, एनसीईआरटी से इसके नोट्स बनाने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब एक हिसाब से मस्ट मस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है ये। जैसे ये बोल रहा है कि सर दिस इज यूज्ड इन रडार सिस्टम ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ टू मेजर स्पीड ऑफ फास्ट बॉल टेनिस सर्व्स, मतलब ये आपका, ये तो डिटेक्शन में दे दिया, ये सब इसकी यूजेस है एक हिसाब से, आधा आधा ऊपर नीचे दे दिया, ठीक है ना, ये सब इसकी यूजेस है। देखो ये रहा रडार सिस्टम, ठीक है ना, ये सब यहां पर दे दिया, ठीक है ना, माइक्रोवेव ओवंस दे दिया। थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे आगे, फिर आगे कह रहा है इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, यूजेस दे रहा है, इंफ्रारेड लैंप्स, ठीक है ना, टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ये सब आप देख लेना। विजिबल रेज, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है विच इज सेंसिटिव टू आवर आई, विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, दैट इज विजिबल रेज। बात समझ में आ रही कि नहीं? आई, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये डिटेक्शन बता रहा है। Our eyes are sensitive to this range of wavelength, which enables us to see things and provide information about the world. यही बताया मैंने भी आप थोड़ी देर पहले आपको। इससे पहले अगर आप देखोगे तो विजिबल रेस के बाद यूवी रेस। यूवी रेस तो हार्मफुल भी है, इट इज हार्मफुल फॉर अस, बट एक्चुअली जो अभी सिलेबस में नहीं है, दैट इज एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, ओजोन, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब चीज। तो ओजोन लेयर जो होती है वो 40 से 50 किलोमीटर ऊपर ही यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि हमारे तक नहीं पहुंचती है। तो इसलिए जो बहुत हार्मफुल रेज है हमारे लिए, सन इज द मेन सोर्स, ठीक है ना, तो ये हम तक पहुंच ही नहीं पाती है, ओजोन लेयर उसको पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है। थोड़ी बहुत पहुंचती है तो वो दिक्कत भी देती है। यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स यूज्ड इन लासिक आई सर्जरी। भाई जो यहां पर यूज पूछता है ना, जो दे रखा है एनसीईआरटी में, डिट्टो सेम उसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब इसका जो मैंने आज आपको वन शॉट करा दिया और एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो थियरी तो आपकी क्लियर है। क्वेश्चंस जो कराऊंगा उस सेशन में, जितने क्वेश्चंस करा दूंगा, बस ये 2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे का ये सेशन एनसीईआरटी की रीडिंग, और एक वो 1.5 से 2 घंटे का सेशन फॉर क्वेश्चंस। उसके अलावा एक सिंगल वर्ड भी आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं लिख के देता हूं आपको। इसके बाद आपका एक्सरेज हो गया, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखा है, बाय बॉम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूज पूछ रहा है कि एक्सरे एज यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। आपने भी देखा होगा जब भी कुछ भी हो जाता है, इस चीज का एक्सरे करा दो, इस चीज का एक्सरे करा दो। यूज्ड फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, है ना। फिर गामा रेज हो गया आपका, तो जिस तरीके से वो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका मिनिमम वेवलेंथ हो गया। पूछता है क्वेश्चन में मिनिमम वेवलेंथ वाली वेव्स कौन सी है, तो आप बता दोगे, फिर उसका यूज पूछ लेगा, फिर उसका रेंज पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज। तो आपको वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी सब कुछ करना है, ठीक है ना। रेडियो डिके ऑफ द न्यूक्लियस, डिटेक्शन में आप देख लोगे, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिन में यूज आता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना।
और इसी के साथ ये पूरा जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाता है। इसी के साथ अब इस चैप्टर में और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। फाइनली दिस चैप्टर इज डन बाय मी इन फ्रंट ऑफ यू। ये चैप्टर मेरी तरफ से आप लोगों के पास फिनिश हो जाता है। हाँ जी बच्चे पार्टी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, है ना? ये ठीक है आपके सामने? कितना टाइम लगा इस पूरे चैप्टर को करने में? मैंने शुरुआत में आपको क्लास में इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना? अब जरा अपने चेहरे को थोड़ा साफ कर देते हैं। काफी टाइम से ऐसा ऐसा दिख रहा है, काला काला। नाउ आई गेस दिस इज ओके। हाँ, ज्यादा ही ब्राइट हो गया, ठीक है ठीक है, चलो। तो ये तो आपने कर लिया सब कुछ। करीब अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे के आसपास का आपका ये सेशन है, ठीक है ना? 1.5 घंटे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया, सब कुछ करा है। 1.5 घंटे का ये सेशन है। 1 घंटा और मान के चल लो, एनसीईआरटी से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लोगे, ठीक है ना? और 1.5 से 2 घंटे का मेरा पीवाईक्यूज, मतलब 1.5, 2.5 और 2, 4.5, मतलब 4.5 से 5 घंटे। इसका मतलब ये इकलौता जो चैप्टर है, ये एक पूरे सिंगल डे में आप पूरा प्यार से विद क्वेश्चंस पूरा खत्म कर सकते हो। तो आज आपने जैसे कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, अगर एक बार इसको पूरा रिवाइज करना है तो फटाफट इसका वन शॉट देखो, एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ और पीवाईक्यूज वाला सेशन देखो, ईएम वेव्स को पैक करके साइड रखो। देखो क्या होता है ना, यही सब तो चीज करना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम क्या है ना, हमें समझ में ही नहीं आ रही ये चीजें कि भाई शुरुआत कहां से करें, एंड कहां से करें। तो मैंने तुम्हें एक तरीका बता दिया भाई, ईएम वेव्स चैप्टर है, 3 नंबर का वेटेज है, उठाओ इसको पैक करो, साइड में डाल दो, बाद में इसको रिवाइज कर देना। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे फिर उसका फायदा ही नहीं बनेगा, फिर वो तुम्हें आएगा ही नहीं चीजें। मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे में इसको कराऊंगा, तो क्वेश्चंस अभी तक इसमें मैंने कराए नहीं है, बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा हो गया अभी 1.5 घंटे में चैप्टर ओवर हो गया एटलीस्ट। तो बस क्वेश्चंस के लिए जो पीवाईक्यू वाला सेशन है मैंने उसी को लगा दिया। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से ये चैप्टर आप लोगों को दिमाग में उतर गया होगा। बस इसको कर लेना, नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी की नोट्स बना लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, चैप्टर आपका डन है। अब इस सीरीज में एक ही चैप्टर पेंडिंग है हमारा, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को मैं आप लोगों को मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट आप लोगों को मिलेगा वो नेक्स्ट संडे, मोस्ट प्रॉब्ली सेम टाइमिंग पर। तो मेरा वन शॉट सीरीज आपका खत्म हो जाता है। पीवाईक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसमें जो चैप्टर्स पेंडिंग है वो भी आपका बड़ी ही जल्दी, यानी 10-12 दिन के अंदर ही मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है ना? तो वो भी आपका बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है जी। सेल्फ स्टडी करते रहे, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। चैप्टर कैसे लगा, सेशन कैसा लगा, जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करके अपना अटेंडेंस दीजिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही के अगली क्लास में। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय, जय हिंद।